तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस महा एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जनन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में। आज हम पूरी बात करेंगे। रिप्रोडक्शन जो कि एक ऐसा टॉपिक है, यूट्यूब पे इसकी कई वीडियो मिल जाएंगी और कई तरह से मिल जाएंगे, मगर आज यहाँ पर जिस तरह की वीडियो आपको मिलने वाली है, शायद ऐसी वीडियो आपने कभी देखी होगी। बड़ी बात यह है कि जो ये जनन है, रिप्रोडक्शन, ये क्लास 10th, क्लास 12th और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तीनों के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और रेयर लोग इसे बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं। मगर मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो आज के बाद जनन चैप्टर में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो चलिए जनन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फिर वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे। यदि आपने अभी मेरे चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना प्यारा सा चैनल है ये। दूसरी चीज़, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और अगर कोई भी डाउट हो किसी भी सेक्शन से, किसी भी हेडिंग में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर तुरंत हमसे पूछ सकते हैं। हर संभव प्रयास करेंगे हम हर प्रश्नों का जवाब देने का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनन। जनन किसे कहते हैं? तो ये जो जनन हेडिंग है, इससे जुड़ी हुई सभी परिभाषाएं हैं। जनन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करता है। यानी प्रत्येक जीव अपने ही जैसे जो है जीवों को जन्म देता है और इस जन्म देने की प्रक्रिया को ही जनन कहते हैं। जीवों में जनन का मुख्य लक्षण है जिसके द्वारा जीव की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। भाई, जीव अपने ही जैसे संतानों को जन्म देगा तो इससे उसकी संख्या में क्या होगी? इजाफा होगा, वृद्धि होगी। जीवों के अस्तित्व के लिए जनन बहुत जरूरी है। मतलब अपनी उपस्थिति को पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए जनन जो है बहुत ही ज़्यादा जीवों के लिए क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। अगली बात जो बतानी है आपको वो कि जनन के द्वारा ही जीव अपनी जातियों का परिरक्षण करते हैं। यानी जनन के द्वारा ही जीव अपनी जातियों को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पृथ्वी पर उनको क्या सुरक्षित रखते हैं। ठीक है। और जनन डीएनए की प्रकृति एवं अन्य कोश की संगठन का सृजन करता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है और जनन के द्वारा ही इस डीएनए के जो है पदार्थों का क्या होता है? कहीं ना कहीं संरक्षण होता है और निर्माण होता है। ठीक है। अब आप जनन से समझिए, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रत्येक जीव अपने ही जैसे जीवों को जन्म देता है और इसी क्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जनन में मेल फीमेल गैमेट्स दोनों का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो दूसरी चीज़ ये है कि जनन में हर जीव अपने ही जैसे जीवों को जन्म देता है। जैसे मनुष्य का जो है बच्चा मनुष्य होता है, गाय का बच्चा गाय होता है और बकरी का बच्चा बकरी होता है। इसी प्रकार से पृथ्वी पर प्रत्येक, यहाँ तक कि कह सकते हैं जनकों की जो संतानें होती हैं, संतानें जो हैं जनन प्रक्रिया के द्वारा ही उत्पन्न की जाती हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से नहीं देखेंगे, यहाँ से हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से है जनन के प्रकार ना, जनन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आप कह सकते हैं। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन जिसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम जानेंगे अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। कहा कि अलैंगिक जनन में पैदा होने वाली संतानें आनुवांशिक गुणों से ठीक जनकों के समान होती हैं क्योंकि इनके युग्मकों का संलयन नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि अलैंगिक जनन में नर और मादा में से कोई एक ही संतति क्या करती है? भाग लेती है। कहने का मतलब यहाँ नर मादा का विभेद नहीं होता है। और दूसरी चीज़ आपको बता दें तो इसमें क्या होता है कि जो संतानें होती हैं, संतानें वो जनकों के सेम क्लोन होती हैं। ठीक है। संतानें जनकों क्या होती हैं? क्लोन समझते हैं ना। जनकों के ठीक बिल्कुल क्या होती हैं? क्लोन होती हैं संतानें। जैसे संतानें हैं तो जैसे चींटी आपने देखा होगा, कई सारी चींटियाँ जो होती हैं तो ये चींटियाँ एक दूसरे के बिल्कुल क्या करती हैं? समान दिखाई देती ना। चींटियाँ एक दूसरे क्या होती हैं?
समान दिखाई देती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो अलैंगिक जनन है उनमें जो है जो संततियाँ होती हैं जनकों की बिल्कुल क्या होती हैं, समान होती हैं। यहाँ तक कि उनके अनुवांशिक लक्षण भी क्या होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। करा कि इनमें जीवों का सिर्फ एक बेस्ट भाग लेता, मतलब या तो मेल भाग लेगा या फिर फीमेल। वैसे मेल फीमेल इसमें ज़्यादातर होते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई भाग ले रहा है तो जीवों का केवल एक ही बेस्ट इसमें क्या करेगा, भाग लेगा। ठीक है। और करा किसमें युग्मक शुक्राणु अंडाणु भाग नहीं लेते। जब नर मादा होते ही नहीं है, मेल और फीमेल जब होते ही नहीं है, तो शुक्राणु अंडाणु की तो बातें खत्म हो जाती है। जीवों में अलैंगिक जनन निम्नांकित कई विधियां होती है। पहला है विखंडन, जिसको हम फिजन कहते हैं, यानी अलैंगिक जनन के प्रकार। तो अलैंगिक जनन के मुख्य 4 प्रकार हैं। पहला विखंडन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है पुनर्जनन, जिसे हम जो है पुनरुद्भवन भी कहते हैं, रीजनरेशन, और फिर उसके बाद बीजाणु जनन, जिसको स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते चले जाते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट आगे सबसे पहले हम बात करेंगे विखंडन के बारे में। ये विखंडन क्या होता है, तो विखंडन के द्वारा ही मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव जनन करते। विखंडन के द्वारा ही क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव जनन करते। यानी कहने का मतलब जैसे अमीबा है, ये अमीबा हो गया, ये अमीबा के शरीर का केंद्रक हो गया। अमीबा जितने खंडों में टूटेगा ना, प्रत्येक खंड क्या करेगा, नए अमीबा का निर्माण कर लेगा, और सब में क्या होगा, केंद्रक की उपस्थिति होगी। ठीक है ना। तो 3 खंड में टूटा, इसने 3 अमीबा का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। आइए इसको समझते हैं अपने तरीके से। कह रहा है कि विखंडन के द्वारा ही मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव जनन करते हैं। जैसे विखंडन के द्वारा कौन कौन जनन करता है, अमीबा करता है, जीवाणु करता है, पैरामीशियम, एक कोशिकीय शैवाल और यूग्लिना जो है विखंडन प्रक्रिया के द्वारा जनन में भाग लेते हैं। विखंडन की विधियों से उत्पन्न वंशजों के अनुजात कहा जाता है। मतलब विखंडन की विधियों जो भी वंशज उत्पन्न होते ना, वो अनुजात कहलाते। अनुजात का मतलब होता है सेम टिक्टो सेम कॉपी जो है अपने जनक की भांति। और विखंडन की क्रिया 2 प्रकार से संपन्न होती है। विखंडन की क्रिया कितने प्रकार से संपन्न होती है, 2 प्रकार से। पहला होता है इसमें द्विखंडन, जिसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन, और दूसरा होता है बहुखंड, जिसे कहते हैं मल्टीपल फिजन। तो जानते हैं द्विखंडन क्या होता है। कह कि ऐसा विभाजन जिसके द्वारा बेस्टी खंडित होकर 2 खंड में बढ़ जाए। कितने में, जैसे अमीबा है तो ये जब 2 खंड में बढ़ता है ना, 1 खंड 2 खंड 2 खंडों में विभक्त हो जाए, इसे द्विखंडन कहते हैं। इसे जीवाणु में, पैरामीशियम में, अमीबा में, और क्लेमाइडोमोनास में, यूग्लिना में, ईस्ट में इस प्रकार विखंडन जनन सबसे सामान्य होता है। द्विखंडन इनमें जो है पैरामीशियम, जीवाणु, अमीबा और यूग्लिना और ईस्ट, और जो है इनमें जो है क्या पाया जाता है, द्विखंडन पाया जाता है। अब उसके बाद जो दूसरा इसमें आ जाता है बहुखंडन होता है। बहुखंडन नाम से पता चल रहा है कि वैसा विभाजन जिसके द्वारा बेष्टि खंडित होकर अनेक बेष्टियों को उत्पन्न करते। जैसे अब यही आप समझिए अमीबा आपने बनाया था, तो अमीबा ही है, और अमीबा जो है, अगर यही अमीबा ही है और अमीबा जो है इसके केंद्रक, यहाँ मैं केंद्रक बना दे रहा हूँ, इसके केंद्रक कई खंड में विभक्त हो जाते हैं, और जितने खंड में विभक्त होंगे ना, प्रत्येक खंड क्या करेगा, नए अमीबा का निर्माण कर लेगा। और जब प्रत्येक खंड नए कई सारे अमीबा का निर्माण करेगा ना, तो इसे क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को बहुखंडन की संज्ञा देंगे। क्या कहेंगे, बहुखंडन। ठीक है। चलिए अब उसके बाद दूसरा जो तरीका आता है मुकुलन। मुकुलन का मतलब होता है कली। क्या होता है, कली फूटना। कली फूटना, बडिंग होना। जैसे मानिए ईस्ट है, तो ईस्ट के शरीर से पहले एक उभार होगा, उभार निकलेगा, और उभार धीरे धीरे बड़ा होकर के एक नया ईस्ट का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। ठीक है। जैसे शरीर में कोई छोटा सा उभार निकला, और उभार निकलने के बाद धीरे धीरे बड़ा होकर के क्या करेगा, नए जीव का निर्माण करेगा, और नए जीव का निर्माण करने के बाद क्या करेगा, आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि नए जीव के निर्माण के साथ साथ यह एक नया जो है ईस्ट बना लेगा, जीव बना लेगा। तो मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इसके शरीर के तरह धरातल में कलिका फूटने, कलिका निकलती है, कलिका फूटती है, और प्रवर्ध निकलने के परिणाम स्वरूप संपन्न होता है। जैसे ये ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है, स्पंज में मुकुलन क्रिया होती है। इस विधि में जीवों के शरीर का में एक उभार निकलता है। मैंने बताया जैसे शरीर के उभार निकला, और इसे मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे
मुकुल कहते हैं या फिर इसे बड कहते हैं। क्या कहते हैं? बड। और इस क्रिया को तो बडिंग कहते ही हैं, बड कहते हैं। और बड बड़ा होकर के क्या करता है? नए जो है जीव का निर्माण कर देता है। अब उसके बाद पुनर्जनन है। पुनर्जनन का एक नाम और मैंने अभी आपको बताया था, पुनर्जनन का एक नाम और होता है, उस नाम को कहते हैं पुनरुद्ध भवन। क्या कहते हैं? आपने पढ़ा होगा, पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन कहते इसे। और पुनरुद्ध भवन प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, आइए इसको जानते हैं। ठीक है, पुनरुद्ध भवन प्रक्रिया, इसमें क्या होता है? एक सेकंड, हाँ, रीऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर जो होता है किसी कारण से 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड तेजी से खोए हुए भागों को क्या कर देता है? बना लेता है। जैसे स्पाइरोगाइरा, हाइड्रा, प्लेनेरिया इत्यादि के जो है शरीर के खंड टूटकर पुनः नए जीव का निर्माण कर देते हैं। लेकिन इस तरह से इसको समझेंगे, इस प्रकार का जो है प्रक्रिया पाई जाती है कुछ जीवों में भी। जैसे छिपकली, आपने देखा छिपकली की जब पूंछ कट जाती ना, टूट जाती किसी कारणवश, तो क्या होता है? छिपकली कुछ समय बाद अपनी नई पूंछ बना लेती है, नई पूंछ उग जाती है। ये नई पूंछ का बनना, नई पूंछ का उगना ही जो है क्या कहलाता है? पुनर्जनन, या फिर क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं, इसी को पुनरुद्ध भवन कहते हैं। यानी अंगों के टूटे हुए अंगों के स्थान पे नए अंगों का निर्माण या फिर उनसे नए जीवों का निर्माण ही क्या कहलाता है? पुनरुद्ध भवन कहलाता है। आइए आपको बीजाणु जनन लेके चलते हैं, बताते हैं। इस श्रेणी में चौथा है, इस श्रेणी में बीजाणु जनन द्वारा बीजाणुधानियों में बनते। बीजाणु बनते कहाँ पे? बीजाणुधानियों में, जो अंकुरित होकर नया पौधा बना लेते हैं। बीजाणुधानी में ही क्या बनेंगे? बीजाणु बनेंगे और ये सब अंकुरित हो जाएंगे। और यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा ना, यहाँ पे पराग कणों से आप कह सकते हैं बीजाणुओं से नए पौधे बन जाते हैं। और जैसा कि बीजाणु जनन की क्रिया शैवाल में, जीवाणु में, शैवाल में, कवक में आदि में पाई जाती है। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। अब पौधों में कायिक प्रवर्धन, यानी पौधों में किस प्रकार से, पौधों में भी पाया जाने वाला जनन तो लैंगिक ही होता है, लेकिन कायिक प्रवर्धन क्या? कुछ पौधों में जो है कायिक प्रवर्धन होता है, जहाँ से विभिन्न अंगों से क्या होते हैं? नए पौधों का निर्माण कर लेते हैं। जैसे जनन की प्रक्रिया द्वारा पादप शरीर का कोई कायिक वर्धी भाग, जड़, तना, पत्ती आदि अलग होकर के जब नए पौधे का निर्माण कर लेता ना, तो उसे पौधों में क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब ये कायिक प्रवर्धन जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होता, दूसरा कृत्रिम होता। कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक प्राकृतिक होता है, दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जड़ों द्वारा, तनों द्वारा और पत्तियों द्वारा होता है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जड़ों द्वारा, तनों द्वारा और किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा। यानी जड़ों से नए पौधे बन सकते हैं, तनों से नए पौधे बन सकते हैं और साथ ही साथ जो है पत्तियों से भी नए पौधे बन जाते हैं। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन सामान्य विधियां हैं, यानी जो हम पौधों से लेकर के जब उन्हें उगाने के लिए विभिन्न प्रयत्न करते हैं, उनकी डालियों को काट के, जैसे हम कलम लगाते हैं, रोपर लगाते हैं, दाब लगाते हैं, इस तरह की कायिक प्रवर्धन आर्किड, अंगूर और गुलाबी सजावटी पौधों में होता है। आपने ज़रूर जो है गुलाब अगर कभी लगाया होगा तो उसकी डाली को, उसकी टहनी को आपने ऐसे छील कर क्या किया होगा? मिट्टी में दबा दिया होगा। ठीक है ना, जिससे वहाँ से आप देखें कुछ समय बाद नया पौधा निकल आता है। तो ये कलम लगाना है। क्या है? कलम लगाना है। उसी प्रकार गन्ना बोया जाता है। ठीक है, और दाब लगाना जो है ये नींबू वगैरह के जो है पेड़ में होता है। यहाँ पे क्या किया जाता है? नींबू वगैरह के पेड़ जैसे होता है तो उसकी एक डाल को ले जा कर के मिट्टी में दबा दिया जाता है और छील कर, और जहाँ से नई जड़ें निकल आती, नया पौधा बन जाता। फिर यहाँ से कट करके जो है इस पौधे को निकाल कर कहीं और ले जाके तो इस विधि में क्या किया जाता है कि पौधे को जो है किसी टहनी को दबा दिया जाता है और टहनी दबाने के बाद वहाँ से नई कलियाँ निकल जाती है और नई कलियाँ निकलने के बाद जो है फिर वहाँ से हटा के उसे नया पौधा बना लेता है। आइए ऊतक संवर्धन समझते हैं। इस विधि में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन एक स्वस्थ वांछित पौधे के ऊतक, मतलब उसके किसी भी भाग से कोई टुकड़ा काट लेते हैं छोटा छोटा, और उसे काट लिया जाता है और इसे किसी बर्तन में रखे पोषक पदार्थ में, जैसे मानिए कि ये एक बर्तन है, इसमें किस पोषक पदार्थ, वो सभी पोषक पदार्थ भरे हैं जो कि एक पेड़ पौधों के लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है।
अब हमने क्या किया, किसी पौधे के छोटे छोटे टुकड़े को उसके काट कर जो है, जिससे कि सजीव टुकड़े को काट कर इसमें पोषक पदार्थों में दबा देते हैं और धीरे धीरे वहाँ से क्या होता है, नए पौधों का अंकुरण हो जाता है। और जो नए पौधों का अंकुरण होता है ना, इसके बाद पिंड बन जाता है, इसे कैलस। इस नए पौधे को क्या कहते हैं, छोटे छोटे पौधे को कैलस कहते हैं। ऊतक प्रवर्धन कायिक प्रवर्धन का आधुनिक विधि है। कायिक प्रवर्धन क्या है, इस विधि से अनेक पौधे उगाए जाते हैं, जैसे गुलदाउदी है, शतावरी है, आर्किड है आदि जो है क्या होते हैं, उगाए जाते हैं। इस विधि से तैयार किए गए पौधे एक पूर्वज का क्लोन कहलाते हैं। मतलब जिससे हमने जो है, जिस पौधे के भाग को काट कर इसे बनाया है ना, उसी का क्या कहलाते हैं, ये क्लोन कहलाते हैं, क्लोन कहलाते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। अब यहाँ से अब आपको थोड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि अलैंगिक जनन खत्म हो चुका है। अब जो जनन आया उसका नाम है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन समझते हैं। लैंगिक जनन जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और इसको हमको समझना है। और यहाँ से हमारी भी कहानी शुरू हो जाती है हम सब की, क्योंकि हम लोग भी जो है कहीं ना कहीं जो है ऐसे जीव हैं। मनुष्य एक ऐसा जीव है, हम लोग नहीं, मनुष्य कह सकते हैं ऐसा जीव है जिसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जनन की वह विधि जिसमें दो भिन्न लिंग अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं। देखिए, नर के चिन्ह को कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं और मादा के चिन्ह को कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है ना। जनन की वह विधि जिसमें दो भिन्न लिंग अर्थात नर और मादा भाग लेते ना, उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। नर युग्मक मेल गैमेट्स को शुक्राणु कहते हैं तथा मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। यानी नर से हमें शुक्राणु कहेंगे, उसके नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। नर युग्मक आकार में छोटा साचल होता है। नर युग्मक जो शुक्राणु होते हैं छोटे छोटे होते हैं, और साचल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। जबकि मादा युग्मक आकार में बड़ा और अचल होता है, कि मादा युग्मक अंडाणु कहीं चलकर जाता नहीं है, अपने स्थान से जो है मूव नहीं कर सकता। ठीक है ना। नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन ही क्या कहलाता, निषेचन। यानी कहने का मतलब, नर युग्मक जो कि शुक्राणु है और मादा युग्मक जो कि अंडाणु है, इन दोनों का जो संलयन होता है उसे क्या कहते हैं, निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन, जिसको हम इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। निषेचन के फलस्वरूप युग्मक का जाइगोट का निर्माण होता है। नर मादा युग्मकों के मिलने से क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट विभाजित विकसित विभेदित होकर, जब विभाजित होता है या विकसित होता है, विभेदित होकर वयस्क जीव का निर्माण कर लेता है। जाइगोट जब बड़े होते हैं, नर मादा युग्मकों से बने जो जाइगोट होते हैं, क्या होते हैं, जाइगोट जब वो बड़े होते हैं ना, तो किसका निर्माण कर लेते हैं, वो एक वयस्क जीव का निर्माण कर लेते हैं। लिंग के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, दो भागों में। लिंग के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। अब चलते हैं लिंग के आधार पर किन दो भागों में बांटा गया उसको आपको बताते हैं। लिंग के आधार पर जीव दो भागों में बांटे गए हैं। पहला जो है वो है एक लिंगी। कितना, कौन सा है, पहला जो है वो है एक लिंगी। अब एक लिंगी क्या है, ध्यान दीजिए। एक लिंगी जब नर या मादा लिंग में से एक ही व्यष्टि पाए जाते हैं। जब किसी में नर या मादा में से कोई एक ही व्यष्टि पाए जाते हैं तो एक लिंगी कहलाते हैं। इसमें पपीता आता है, तरबूज आता है। मनुष्य भी एक लिंगी है, क्योंकि इसमें नर अलग होता है, मादा अलग होता है। घोड़ा, बंदर, कबूतर, मछली, मेढक, जितने भी विकसित जीव होते हैं ना, अधिकांश विकसित जीव एक लिंगी होते हैं, मैं आपको बता दूं। और आपने जान लिया, पपीता होता है, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ये सब जो है एक लिंगी पौधे में आते हैं। तथा कह रहा कि जीव केवल शुक्राणु ही उत्पन्न करते हैं। नर केवल शुक्राणु ही उत्पन्न करते। जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते उन्हें क्या कहते हैं, नर कहते हैं। और जो जीव केवल अंडाणु उत्पन्न करते उन्हें क्या कहते हैं, मादा। यानी नर जो उत्पन्न करेगा वो शुक्राणु होगा, क्या होगा, शुक्राणु। और मादा जो उत्पन्न करेगा वो क्या कहलाएगा, अंडाणु। तो जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं ना, उन्हें नर कहते हैं, और जो केवल अंडाणु उत्पन्न करते उन्हें क्या कहते हैं, मादा कहते हैं, मादा। और जो दूसरा प्रकार है लिंग के आधार पर, उस दूसरे प्रकार को हम क्या कहते हैं, उस दूसरे प्रकार को कहते हैं द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल ना, द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल। ये जो दूसरा प्रकार है, इसमें क्या होता है कि जब नर और मादा लिंग दोनों ही बेस्ट होते हैं, दोनों ही उपस्थित होते हैं। यानी एक जीव में आप कह सकते हैं कि एक सजीव में जब नर और मादा दोनों गैमेट्स पाए जाते हैं, दोनों लिंग पाए जाते हैं, उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं।
जैसे सरसों हो जाता है, गुड़हल हो जाता है, केचुआ, कृमि, हाइड्रा, इनमें जो है ये द्वलिंगी होती है। इनमें नर और मादा एक ही जीव में क्या होता है, उपस्थित होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आपको फ्लावर समझा देते हैं, ज़रा समझिएगा। यहाँ आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। जैसे मानिए कि ये एक पुष्प मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर देखते चलिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए यहाँ पे क्या है, एक पुष्प का ये अंडाशय है। क्या है, अंडाशय। और इस भाग को कहते हैं कैलेक्स, और ये होता है उसका वर्तिका। और यहाँ पे बन जाता है, ये जो भाग होता है ये वर्तिकाग्र है। क्या है, वर्तिकाग्र। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ये इसका क्या होता है, परागकोश होता है। किसी पुष्प में देखेंगे ये सारे पार्ट आपको क्या करेंगे, दिखेंगे। और ये इसकी पंखुड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है, पंखुड़ी। एक सेकंड, पंखुड़ी अलग कलर से दिखा देते, ठीक है। जैसे ये हो जाती है इसकी पंखुड़ी, ये है पंखुड़ी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले हमको समझाते हैं कि पुष्प का नर भाग कौन सा है, पुष्प का मादा भाग कौन सा है। देखिए ये है वर्तिकाग्र। क्या है, वर्तिकाग्र है। और ये जो नली है ना, ये नली, ये है वर्तिका। क्या है, वर्तिका है। और ये वाला पार्ट स्पेशली ये जो बना हुआ है, इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय, ठीक है। तो ये वर्तिका ऊपर वाला हो गया, ये नली जो है वर्तिकाग्र, और ये क्या हुई, अंडाशय। और ये जो है इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं पराग कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पराग कोश। ध्यान दीजिएगा, ये पराग कोश है। अब जो वर्तिकाग्र है और जो वर्तिका है और जो अंडाशय है, ये पुष्प के फीमेल पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं, फीमेल पार्ट। जबकि पराग कोश या पराग कण जो होता है, पराग कोश के अंदर पराग कण भरे होते हैं। और पराग कण या इस पार्ट को, जो ये नली होती है ना, जो पराग कोश को लेकर आती है, कहाँ, वर्तिका से जोड़ती है ये वाली नली, इसको पुतंतु बोलते हैं या तंतु बोलते हैं। यानी पराग कोश, पराग कण या तंतु, ये पुष्प के मेल पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं, मेल पार्ट। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय पुष्प के फीमेल पार्ट होते हैं, जबकि ये पराग तंतु और पराग कण या पराग कोश क्या होते हैं, पुष्प के मेल पार्ट होते हैं। और आपको बताऊं, नीचे ये जो पार्ट होता है, ये वाला हरा वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट नीचे जो ऐसा हरा सा होता है, इस पार्ट को कैलेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलेक्स। और जिसे हम कहते हैं बाह्य दलपुंज, कि हिंदी में क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज। और जो ये पंखुड़ी है, पंखुड़ी जिसे आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कोरोला। क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। और जिसे हम दलपुंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दलपुंज। यानी पराग कोश पुष्प का पुमंग यानी नर भाग होता है, जबकि वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय कैसा भाग होता है, मादा भाग होता है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखिएगा कि कहाँ से कहाँ तक मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मानिए एक पुष्प है, पुष्प का ये क्या होता है, ये तो होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है, वर्तिकाग्र। और ये जो नली दिख रही है, नली जहाँ से तीर गई है, इसको वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिका। और ये जो है अंडाशय होता है, ठीक है। ये पुष्प के फीमेल पार्ट होते हैं, जिन्हें हम जायांग कहते हैं, या जिन्हें हम जो है इन्हें जायांग भी कहते हैं, जायांग कह सकते हैं या स्त्री केसर कह सकते हैं। जबकि ध्यान दीजिएगा, जबकि जो है ये परागकोश है, ये पुतंतु है, और ये परागकोश, परागकोश जो होता है परागकोश, ये पुष्प का कौन सा भाग होता है, नर भाग। इसको हम पुमंग कहते हैं या पुंकेसर कहते हैं, पुमंग या पुंकेसर। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये इसकी पंखुड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है, पंखुड़ी। और पंखुड़ी को हम बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं। और दलपुंज को हम कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं, पंखुड़ी को कोरोला। और नीचे आपने पुष्प में ये हरा वाला पार्ट जरूर देखा होगा, जो यहाँ नीचे होता है इस तरह से पुष्प में, इसको बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोलते हैं, कैलेक्स। तो ये सारे पार्ट जो है एक पुष्प में होते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए, एक सामान्य पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला बाह्य दलपुंज, जो कि हरा वाला पार्ट है। दलपुंज जिसे पंखुड़ी कहते हैं, कोरोला। और पुमंग
जो कि पुष्प का नर भाग है, जिसके अंतर्गत परागकोश और परागकण आते हैं, और जायांग जिसके अंतर्गत वर्तिका, वर्तिकाग्र और क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है ध्यान दीजिएगा, इसमें जनन प्रक्रिया में जो अंग भाग लेते हैं जनन प्रक्रिया में, वो केवल इतने ही लेते हैं। कौन कौन लेते हैं जनन प्रक्रिया में भाग? जनन प्रक्रिया में जिनकी हिस्सेदारी होती है वो होते हैं पुमंग और जायांग, क्योंकि पुमंग पुष्प का मेल पार्ट होता है, जबकि जायांग पुष्प का कौन सा पार्ट होता है? फीमेल। मेल पार्ट में परागकण, परागकोश और परागकण होते हैं, जबकि फीमेल पार्ट में क्या होते हैं? वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। ठीक है, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। और जो बातें आपको बतानी है, यहाँ पर जो दल, बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं, ये जो है किसी पुष्प के कौन से पार्ट होते हैं? ये किसी पुष्प के केवल सहायक अंगों में गिने जाते हैं। कौन से अंगों में? सहायक अंगों में गिने जाते हैं, इसके अलावा इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा, और बाह्य दलपुंज जो हरा वाला पार्ट है, दलपुंज जो कि पंखुड़ी कहलाती है। ठीक है, कहा कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज को सहायक अंग कहते हैं। अभी मैंने बताया ना, सहायक अंग होते हैं, इनका जनन प्रक्रिया में केवल सहायता करते हैं ये, बल्कि स्पेशली रूप से भाग नहीं लेते हैं। जबकि पुमंग जो कि नर भाग है तथा जायांग जो कि मादा भाग है, इन्हें हम आवश्यक अंग कहते हैं, क्योंकि इनके बगैर जो है जनन प्रक्रिया पुष्पों में हो ही नहीं सकती। और को 80% पुष्प, मैंने पिछली भी वीडियो में बताया है कि 80% पुष्प क्या होते हैं? 80% पुष्प द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब जिनमें नर और मादा एक ही पुष्प में पाया जाता है। ठीक है ना, और सहायक अंग फूलों को आकर्षक बनाते हैं तथा आवश्यक अंगों की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। जो सहायक अंग होते हैं, जैसे देखिए पंखुड़ी जो होती है, पंखुड़ी, पंखुड़ी क्या करती है? पंखुड़ी एक काम करती है कि ये एक पुष्प के परागण में सहायता करती है, कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और पुष्प का परागण कराती है। जबकि ये जो होता है नीचे वाला हरा वाला पार्ट, जिसे आप कैलिक्स बोल रहे थे, बाह्य दलपुंज, ये कलिका अवस्था में क्या करता है? पुष्प की रक्षा करता है। जैसे मानिए गुलाब का पुष्प आपने देखा होगा, जब वो खिलता है तो जब वो कली होता है तो कली अवस्था में चारों तरफ उसे एक हरा वाला पार्ट घिरा रहता है। इस हरे वाले पार्ट को ही हम क्या कहते हैं? इस हरे वाले पार्ट को हम जो है कैलिक्स कहते हैं। जब जैसे जैसे कैलिक्स हटता है वैसे वैसे क्या होता है? फूल पुष्प खिलता है, और ये कैलिक्स कलिका अवस्था में क्या करता है? पुष्प के अंगों की रक्षा करता है। आवश्यक अंग जनन का कार्य करते हैं। आवश्यक अंग कौन कौन से? पुमंग और जायांग आवश्यक अंग होते हैं ना, और ये किसका कार्य करते हैं? जनन का कार्य करते हैं। जब फूल में सिर्फ पुमंग और जायांग रहते हैं तो दोनों में से कोई एक रहता है, तो दोनों, जब पुष्प में कह रहा है कि एक मिनट रुक जाइए, जब पुष्प में सिर्फ पुमंग या जायांग जो दोनों में से कोई एक होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाता है। जब दोनों उपस्थित होते तो उभयलिंगी या द्वयलिंगी। यानी कहने का मतलब पुमंग या जायांग यानी नर मादा भाग में से कोई अगर एक ही भाग पुष्प में है तो पुष्प एक लिंगी कहलाएगा। अगर दोनों भाग होते तो पुष्प क्या कहलाएगा? पुष्प जो है हमारा द्वयलिंगी या उभयलिंगी कहलाता है। ठीक है, चलिए पुमंग समझ लेते हैं। पुमंग जो कि पुष्प का नर भाग है, इसे हम जो है एक भाषा से डिनोट करते हैं पुमंग। पुमंग को हम पुंकेसर भी बोलते हैं। यह पुष्प का नर भाग होता है। इसके अंतर्गत परागकोश, परागकण या परागतंतु आते हैं। यह पुष्प का नर भाग होता है जिसमें लंबी लंबी रचनाएं होती है, जिन्हें पुंकेसर कहते हैं। यानी कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जो परागकोश को ऐसे बना लाती हैं और ये ले जा करके कहाँ? वर्तिका से जुड़ी होती हैं। ठीक है ना, कहलाते हैं। प्रत्येक पुंकेसर के दो भाग होते हैं। एक तंतु होता है जो कि नली होती है, ये वाली नली तंतु कहलाती है, और दूसरा परागकोश होता है जो कि है परागकोश। ये नली और क्या होता है? परागकोश होता है। आगे देखिए, तंतु फिलामेंट किसे कहते हैं? पुमंग को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एंड्रोसियम। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम, याद रखिएगा। और जायांग को गाइनोसियम कहते हैं। अभी इसको बारे में बताएंगे हम आपको। कहा कि तंतु को पुतंतु भी कहते हैं या फिलामेंट कहते हैं। यह लचीला, पतला, लंबा तथा डोरे के समान होता है और पुष्पासन से क्या रहता है? जुड़ा रहता है। पुष्पासन से क्या रहता है? जुड़ा रहता है, यहाँ से जुड़ा रहता है। ठीक है, और परागकोश क्या होता है? इसमें पीले रंग के कण पाए जाते हैं और जिन्हें परागकण कहते हैं। परागकोश के अंदर क्या भरे होते हैं? पीले रंग के कण पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। अब आते हैं जायांग पर। जायांग कहिए या स्त्री केसर कहिए, यह पुष्प का मादा भाग, यहाँ गलत लिखा है। ठीक है, यहाँ मादा होना चाहिए। पुष्प का मादा भाग है, यह स्त्री केसर का बना होता है और इसमें क्या होते हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। चलिए समझ लेते हैं, तीनों है ही यहाँ पे। स्त्री केसर के 3 भाग है, अंडाशय जिसको ओवरी कहते हैं। यह स्त्री केसर का आधारीय भाग है
जो पुष्पासन से जुड़ा रहता, पुष्पासन से जुड़ा रहता, ठीक है। अंडाशय के भीतर जब भी आप अंडाशय को देखोगे, तोड़ोगे ना, उसके अंदर आपको छोटे छोटे दाने निकलेंगे। इन दानों को बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड। तो अंडाशय के भीतर बीजांड रहते हैं, जिन्हें बीजंड, और जो बीजांड होता है ना, उससे भ्रूण कोश होता है, इसे अंडाणु कहलाते हैं। ये छोटे छोटे दाने हो जो संरचनाएं होती हैं, इन्हें बीजांड कहते हैं, और बीजांड को ही क्या कहते हैं? अंडाणु भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अंडाणु। और जब वर्तिका मतलब पुष्प का ऊपर वाला भाग, जो लाल लाल भाग था ऊपर, वर्तिका। अंडाशय में मैं गुड़हल के पुष्प को दिमाग में रखकर बात कर रहा हूँ, आप गुड़हल का पुष्प लेके प्रयोग कर भी सकते हैं। वर्तिका, अंडाशय में एक पतली वृंत जैसी रचना होती, जिसे वर्तिका कहते हैं, ठीक है। और वर्तिका में उस नली की बात कर रहा हूँ, ये नली जो होती है उसको वर्तिका कहते हैं, ये वर्तिका है, जबकि ये वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र जो शिखर पर फूली हुई छोटी चिपचिपी सी संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? वर्तिका के ऊपर जो फूली हुई चिपटी सी संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे ही तो कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। फिर आते हैं परागण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। परागण, जिसको पॉलिनेशन कहते हैं। यहाँ पर जो ये जनन का सेशन चल रहा है, इसमें पूरे जनन टॉपिक को, पूरा रिप्रोडक्शन टॉपिक को क्या किया गया है? कवर कर लिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि शायद आपको कोई दूसरी वीडियो जीवन में देखनी पड़ेगी जनन के क्षेत्र में, क्योंकि जनन के सारे टॉपिक पुष्प से लेकर के हम जो है मानव जनन तक आए हैं, और ये इंटरमीडिएट के 2 लेसन को जो है कवर करता है। हाई स्कूल का पूरा कंसेप्ट ही कवर कर लेता है, और किसी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम का पूरा सिलेबस ही कवर कर लेता है, ठीक है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, पूरा सेशन आप देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो परागण या पॉलिनेशन किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पे एक चित्र बना रहा हूँ और उसको देखिएगा। यहाँ पे एक चित्र मैंने बनाया, और ये पुष्प का जो है वर्तिका है, और यहाँ पे वर्तिकाग्र है, और ये इसकी पंखुड़ी है। क्या है? पंखुड़ी। और यहाँ से पुष्प जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये पहला पुष्प हो जाता है, और दूसरा पुष्प भी यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे इसका है वर्तिका, और ये है इसका वर्तिकाग्र, और ये इसकी है पंखुड़ी, ठीक है। और यहाँ पर है इसका जो है पुष्पासन, जो भी कहिए। यहाँ पे क्या है? इसका परागकोश है। परागकोश में क्या होंगे? परागकण भी होंगे। परागकोश में क्या होंगे? यहाँ पे इसका परागकोश, और परागकोश में परागकण भी होंगे। यदि किसी पुष्प का परागकण, अगर कोई आपसे पूछे कि परागण किसे कहते हैं, तो पुष्प के परागकोश से निकलकर पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, या उसी जाति के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण। जब पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी जाति के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। यानी परागकण जो है परागकोश से निकला, उसी पुष्प या उसी जाति के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है ना, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को कहते हैं परागण कहते हैं। अब परागण कितने प्रकार के होते हैं? परागण 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, परागण 2 प्रकार के। पहला तो हो गया स्वपरागण। क्या है? पहला जो है स्वपरागण है, दूसरा जो है परपरागण। अब स्वपरागण आपको समझाते हैं किसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। स्वपरागण में क्या होता है? यदि किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, या एक पौधा, मान लीजिए ये एक ही में 2, एक पौधा है, इसमें 2 पुष्प लगे हुए हैं, एक ये, ठीक है, और एक ये है पुष्प। अभी एक ही पौधे में लगे हुए, ये भी लगा हुआ है और ये भी लगा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा कि जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, या उसी पौधे के, यानी एक पेड़ के, उसी पेड़ के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है ना, इसे स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपरागण। ध्यान सुनिएगा, स्वपरागण किसे कहते हैं? स्वपरागण का मतलब होता है, फिर से एक बार देख लीजिए। ये है एक पुष्प, और मैंने बना दिया, एक ही पौधे में लगा हुआ 2 पुष्प है। ये यहाँ पे इसका जो है वर्तिकाग्र है, और यहाँ पे क्या है? इसकी पंखुड़ी, ये पुष्प है। एक ही पौधे से लगे हुए 2 पुष्प हैं। यदि इस पुष्प का परागकण, ध्यान सुनिएगा, हाँ, यदि इस पुष्प का परागकण निकला और इसी पुष्प के
परागकण निकला, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, हाँ, यदि इसका परागकण निकला और इसी के वर्तिकाग्र पर गया तो भी स्वपरागण। यानी यदि किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो क्या कहलाता है? स्वपरागण। यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी पुष्प का परागकण, ठीक है ना, यदि किसी पुष्प का परागकण उसी जात, उसी पौधे के किसी पुष्प, उसी पौधे, यानी एक ही पौधे में ये भी पुष्प लगा हुआ और हाइयो लगा हुआ, इसके वर्तिकाग्र पर जाएगा ना तो भी कौन सा परागण होगा? तभी स्वपरागण। यानी कहने का मतलब, यदि किसी पुष्प का परागकण उसी पौधे के, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर लगे किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता तो भी क्या कहलाएगा? स्वपरागण। लेकिन यदि पुष्प का परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर, किसी दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, लेकिन एक ही जाति के पौधे, यानी ये भी गुड़ाल होगा और ये भी गुड़ाल होगा, दोनों गुड़ाल ही होंगे, लेकिन दोनों के पौधे क्या होंगे? दोनों के पेड़ अलग अलग होंगे। यदि किसी पुष्प का परागकण उस पुष्प से निकलकर उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है ना तो इसे क्या कहते हैं? परपरागण। क्या कहते हैं? परपरागण। यानी कहने का मतलब स्वपरागण में एक ही पुष्प में हो सकता है या एक ही पौधे पर लगे किसी पुष्प के परागकण में होता है, जबकि परपरागण जो होता है दो अलग अलग पेड़ होने चाहिए, एक ही जाति के होने चाहिए, इन पे लगे पुष्पों के मध्य होते। जैसे आपको समझाते हैं, परागण किसे कहते हैं? परागकणों का परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। परागण कितने प्रकार का होता है? तो परागण दो प्रकार का होता है। एक स्वपरागण, जब एक ही पुष्प के दो परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचे हों या उसी पौधे के अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हो ना तो इसे क्या कहते हैं? स्वपरागण। उसे स्वपरागण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्वपरागण। तो परागण के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि परागकण का जब परागकोश से निकलकर उसी पुष्प पर या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प पर जाते हैं तो उसे ही परागण। उसी जाति का मतलब जैसे गुड़हल है तो गुड़हल पर ही, गुलाब है तो गुलाब पर ही। अब वो अंतर है कि 5 पंखुड़ी वाला गुड़हल है या 3 पंखुड़ी वाला, ये नहीं देखा जाएगा, लेकिन दोनों गुड़हल होने चाहिए। गुलाब लाल वाला है या गुलाबी वाला, इस तरह नहीं देखा जाएगा, मतलब गुलाब होने चाहिए। जाति का मतलब एक ही, गुलाब गुलाब, गुड़हल गुड़हल, या फिर और किसी एक ही जाति का पुष्प होना चाहिए। स्वपरागण में क्या होता है? जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं ना तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? इसी क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। जबकि परपरागण, जिसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, स्वपरागण को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है ना। परपरागण में जब एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे पर, उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं ना तो उसे परपरागण कहा जाता है, जैसा कि अभी मैंने समझाया, ठीक है ना। और किसी बाहरी कारक, जैसे इसके लिए तो हमें आवश्यक कारकों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे एक पौधा मेरे घर लगा हुआ है और एक पौधा किसी मेरे पड़ोसी घर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो वहाँ पे दोनों गुड़हल गुड़हल हैं। अब वहाँ पे परागकणों को मतलब एक पुष्प से परागकण को उठा के दूसरे पुष्प पे ले जाने के लिए बाह्य कारकों की आवश्यकता मुझे पड़ेगी, और बाह्य कारक होते हैं या तो वह परागकण को कीट ले जाएंगे या पक्षी या मनुष्य या वायु या जल। इन्हीं माध्यमों से क्या होता है कि परागकणों का जलीय पौधों में जल के द्वारा होता है, वायुवी पौधों में वायु के द्वारा होता है, जबकि पक्षियों भी परागण का कार्य करते हैं, जबकि कीट तो सबसे ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। तो कीटों की बहुत बड़ी उपयोगिता है। अगर कीट पृथ्वी पे नहीं होंगे ना तो इंसान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि पृथ्वी पर हर एक जीव इम्पोर्टेंस है, सबके जीवन को बचाइए और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। निषेचन और फर्टिलाइजेशन, नर युग्मक तथा मादा युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन को निषेचन कहा जाता है। पादप में निषेचन की क्रिया बीजांड के भीतर होती है, बीजांड के भीतर होती। आइए अब हम पहुंच चुके हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कंसेप्ट पर, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कंसेप्ट पर आ चुके हैं जिसका आपको इंतजार था। मनुष्य का प्रजनन तंत्र। मनुष्य का प्रजनन तंत्र, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। मैं थोड़ा सा इसमें चित्र का सहारा नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं चित्र के सहारे भी आपको बताऊंगा। और मैंने ऐसा नहीं है चित्र के सहारे, मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की है, लेकिन आज पूरा का पूरा लेसन ये जो है मेरे सामने आ चुका है, और स्पेशली
आपके सामने भी आ चुका है। तो थोड़ा सा चित्र अगर मैं समझाने का प्रयास करूँगा तो वीडियो और भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, एक्सटेंड खींचना पड़ेगा वीडियो को। तो काफ़ी लंबी घंटे भर की वीडियो से अच्छा है कि थोड़ा सा कम ही हो, लेकिन सारी चीज़ें जो हम एक वीडियो में कवर कर लें, यही हमारा प्रयास रहेगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। और कहने का मतलब, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, अर्थात नर जनन अंग जिसको कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तथा मादा जनन अंग जिसको कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग व्यक्तियों में पाए जाते हैं। ठीक है ना, अलग अलग व्यक्तियों में नर और मादा, जो भी नर होता है उसमें नर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो मादा होती है उसमें मादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अंगों के आधार पर मनुष्य पुरुष तथा स्त्री या नारी कहलाते हैं। ठीक है, मानव जनन अंग साधारणतया लगभग 12 वर्ष की आयु के परिपक्व एवं क्रियाशील होने लगते हैं। 12 वर्ष से ही जो है मनुष्य की परिपक्वता की आयु आकी जाती है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं के शरीर में कुछ परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाते हैं, जिसे किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन जैसे जो कांख लिखा है यहाँ पे, लेकिन हाथों के बीच में, जांघों पर बीच में, जनन अंगों के समीप जो है बाल उगने लगते हैं। त्वचा तैलीय होने लगती है। चेहरे पर फुंसियों का निकलना प्रारंभ हो जाता है, फोड़े फुंसियों का, और जो मुहासे जो होते हैं, और विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों में प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। अपने विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों में क्या होता है, आकर्षण होना। ये सब स्वाभाविक है, जो कि एक आप ये भी कह सकते हैं कि हार्मोन्सों का प्रभाव होता है। इस अवस्था में किशोर बालिकाओं के स्तनों में उभार आने लगता है। स्तन के केंद्र स्थित स्तनाग्र के चारों ओर त्वचा का रंग गाढ़ा होने लगता है। मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है, जिसको महिलाओं में जो है मासिक चक्र, आवर्त चक्र या पीरियड्स के नाम से जानते हैं। और किशोर बालक में मूछ दाढ़ी का उगना प्रारंभ हो जाता है, और वृषण में नर युग्मक शुक्राणु बनने लगते हैं। शुक्राणु जो है बनने लगते हैं। नर मैथुन अंग शिश्न के आकार में वृद्धि हो जाती है। ये नर जो है जनन अंग है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन यौनारंभ कहलाता है। किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं, यानी यहाँ पर नर और मादा में मैच्योरिटी आने लगती है। किसके आधार पर, यहाँ पर जो है आप ये भी कह सकते हैं कि लैंगिक क्रियाओं के लिए नर मादा के अंगों में भी मैच्योरिटी आती है, उनके जो है सोचने समझने की क्षमता में भी मैच्योरिटी आती है। इसे यौनारंभ कहते हैं। यौनारंभ के समय शरीर में होने वाले परिवर्तन अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा हार्मोन्स के प्रभाव के कारण होता है। ये सारे परिवर्तन जो है आंतरिक परिवर्तन जो हार्मोन्सों के प्रभाव के कारण होते हैं। नर जनन अंग कौन कौन से होते हैं? मनुष्य में नर जनन अंग कौन कौन से होते हैं, ज़रा देख लेते हैं। नर जनन अंगों में 2 वृषण होते हैं, 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। कई शुक्र अपवाहिकाएँ होती हैं, वृषण होता है और शुक्रवाहिनी होती है, शुक्राशय होता है, मूत्र मार्ग होता है, तशिश्न होता है, कुछ सहायक ग्रंथियाँ भी होती हैं। इसको याद कर लीजिएगा। नर के प्रमुख जनन अंग हैं वृषण, और कई शुक्र अपवाहिकाएँ होती हैं जिसको हम कहते हैं वेसा एफ्रेंसिया। उसके बाद वृषण होता है, एपिडाइमिस होता है, शुक्रवाहिनी, वैस डिफरेंस होता है, शुक्राशय होता है, सेमने होता है, मूत्रमार्ग का कि यूरेथा होता है, और शिश्न जिसको पेनिस कहते हैं। ये जो है कुछ सहायक अंग भी इसके होते हैं नर जनन अंगों में। जबकि अब एक एक करके पढ़ेंगे सबको। वृषण पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है, क्योंकि नर युग्मक शुक्राणु इसी में बनते हैं। वृषण में ही क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। प्रत्येक पुरुष में 2 अंडाकार गोलाकार जो है वृषण होते हैं। तो दोनों जांघों के बीच त्वचा तथा पेशी से बनी एक थैली में स्थित होते हैं। इस थैली को वृषण कोश कहा जाता है। थैली क्या कहते हैं? वृषण कोश, स्ट्रक्टम कहते हैं। प्रत्येक वृषण के ऊपर तंतुमय संयोजी ऊतक के एक आवरण होता है। प्रत्येक वृषण में कई कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना, और शुक्र नलिकाएं कहते हैं इन्हें। और इन्हीं नलिकाओं के शुक्राणुओं का विकास होता है। इन्हीं नलिकाओं में, शुक्रवाहिनियों में क्या शुक्राणुओं का विकास। अधिवृषण क्या होता है? अधिवृषण वह लंबी नलिका होती है जो अत्यधिक कुंडलित और कसी हुई नलिका वृषण के भीतर तथा किनारों पर चिपचिपी जो है रचना की होती है, इसे अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण से शुक्रवाहिनियां नामक नलिका निकलती है, और शुक्रवाहिनियां परिपक्व होकर सक्रिय होकर निषेचन योग्य बनते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते शुक्रवाहिका जानते हैं। यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका शुक्रवाहिका, और इसकी दीवार मांसल तथा संकुचनशील होती है। इसकी दीवार कैसी होती है? मांसल होती है और संकुचनशील होती है। और शुक्रवाहिका को आगे
मूत्राशय तक जाती। कहाँ तक जाती है? मूत्राशय तक। और शुक्रवाहिका मूत्राशय नलिका से जुड़कर एक अस्खलन नली का निर्माण करती है। अस्खलन नली क्या होती है? अस्खलन नलिकाएं करा की पुरुष ग्रंथि में प्रवेश कर जाती हैं। पृष्ठ ग्रंथि में दोनों नलिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली के साथ जुड़कर मूत्रमार्ग का निर्माण करती हैं। मूत्रमार्ग क्या होता है? एक लंबी मांसल नली है मूत्रमार्ग, और इसमें दो सहायक ग्रंथियां पुरोष्ठय और काउपर ग्रंथि नलिकाएं भी खुलती हैं। मूत्रमार्ग शिश्न मध्य से होता हुआ मूत्र जनन छिद्र के बाहर खुलता है। मूत्रमार्ग से होकर मूत्र वीर्य दोनों बाहर निकलते हैं। मूत्र वीर्य दोनों यहाँ से क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। आगे है कि अब पृष्ठीय ग्रंथि क्या है? क्या कि पृष्ठीय ग्रंथि है, यह मूत्राशय के आधार पर स्थित छोटी और लगभग गोलाकार ग्रंथि है। पृष्ठ ग्रंथि पृष्ठ द्रव्य स्रावित होता है, और कह रहा है कि पृष्ठ द्रव्य कह रहा कि शुक्राणु द्रव्य तथा शुक्राशय द्रव्य मिलकर वीर्य बनाते हैं। यानी शुक्राणु द्रव्य और शुक्राशय द्रव्य मिलकर क्या बनाते हैं? वीर्य बनाते हैं। पृष्ठ द्रव्य के कारण ही वीर्य में विशेष गंध होती है। पृष्ठ द्रव्य के कारण वीर्य में क्या होती है? एक विशेष गंध होती है। पृष्ठ दो शुक्राणु को उत्तेजित करता है। पृष्ठ द्रव शुक्राणु को क्या करता है? उत्तेजित करता है। काउपर ग्रंथि किसे कहते हैं? पृष्ठ ग्रंथि के ठीक नीचे जो एक जोड़ी छोटी काउपर ग्रंथियां होती हैं। यह ग्रंथि एक क्षारीय द्रव स्रावित करती है जो मूत्र मार्ग की दीवारों को मूत्र के द्वारा उत्पन्न खुजलाहट और जलन को बचाता है। ठीक है ना? मूत्र के द्वारा जो भी खुजलाहट होती है या फिर जलन होती है, उससे क्या करता है? क्षारीय द्रव बचाता है। मैथुन के समय यह द्रव मादा की योनि के अम्लीयता को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, और जिससे कि शुक्राणुओं को सुरक्षित रखने में सहयोग होता है। शुक्राणु बच जाते हैं। शिश्न क्या होता है? यह एक मांसल बेलनाकार भाग होता है जो पुरुष का मैथुन अंग होता है। शिश्न अगला शिखर जो है ग्लांस कहलाता है। ग्लांस के ऊपर का त्वचा ढीला और प्रेशिशु कहलाता है। प्रेशियु कहलाता है। ठीक है। शिश्न का कार्य निषेचन के लिए शुक्राणुओं को स्त्री की योनि में पहुंचाना है। शुक्राणु किसे कहते हैं? शुक्राणु सूक्ष्म सक्रिय और एक गुण कोशिकाएं हैं जिनका विकास वृषण के शुक्रजनन नलिकाओं में होता है। ये नर युग्मक कहलाते हैं। शुक्राणु नर युग्मक होते हैं। अब चलते हैं नर युग्मक में। तो नर जनन अंगों के बारे में तेजी से और डिटेल में हमने पढ़ा। अब मादा जनन अंग जानते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मादा जनन अंग की रचनाएं निम्नलिखित है। पहला अंडाशय है, फिर फैलोपियन ट्यूब है, गर्भाशय है, योनि है और वल्वा है। तो चलिए अंडाशय के बारे में जानते हैं। प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, मतलब दो ना। और प्रत्येक अंडाशय की एक पतली पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा उदर गुहा के पृष्ठीय दीवार से जुड़ी होती है। अंडाशय संयोजी ऊतक के आवरण ट्यूनिका एल्बुजिनिया से ढका होता है। इस आवरण के नीचे जनन एपिथेलियम पाया जाता है, जिससे अंडाणु क्या हो जाता है? विकसित होता है। आगे जो है फैलोपियन ट्यूब किसे कहते हैं? जानते हैं। फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब यह एक जोड़ी नलिकाएं हैं जो अंडाशय के ऊपरी भागों से शुरू होकर नीचे की ओर जाती हैं। यह अंत में गर्भाशय से जुड़ जाती हैं। फैलोपियन नलिका की दीवार मांसल संकुचनशील होती है। इसकी भीतरी सतह पर सीलिया लगी होती है जो अंडाणु को फैलोपियन नलिका के नीचे की ओर बढ़ने में सहायता देती है। इस नलिका के द्वारा अंडाणु गर्भाशय में पहुंचते हैं। गर्भाशय किसे कहते हैं? यह मोटी दीवार वाली पेशीय थैली के समान रचना होती है जो मूत्राशय मलाशय के बीच सूढ़ी गुहा में होती है। गर्भाशय की गुहा में ही भ्रूण एम्ब्रियो का विकास होता है। इसकी गुहा की स्थिति 7 से 8 सेंटीमीटर होती है, परंतु भ्रूण के विकास के समय यह बढ़ जाती है। गर्भाशय का निचला भाग ग्रीवा कहलाता है। ग्रीवा के नीचे योनि खुलता है। योनि यह एक पेशीय नली के समान रचना है जो 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी दीवार पेशी तंतुमय ऊतक की बनी होती है। यह बाहर की ओर एक छिद्र वल्वा के द्वारा खुलती है। वल्वा पतली झिल्ली से ढकी होती है जिसे हाइमेन कहलाती है। योनि संभोग या मैथुन के नर शिश्न को ग्रहण करती है तथा जिससे स्खलित वीर्य मादा जननांग के अंदर पहुंचते हैं। जन्म के समय शिशु मूत्र मासिक स्राव इसी द्वारा बाहर निकलते। शिशु और इसी के द्वारा बाहर निकलते मासिक चक्र, इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, जिसको कहते हैं महिलाओं में पीरियड्स कहते हैं। स्त्रियों में यौनारंभ में 10 से 12 वर्ष की आयु में से होता है, अर्थात इस उग्र नारी में जनन
की क्षमता प्रारंभ हो जाती है। आंतरिक जननांगों में कुछ चक्रीय क्रियाएं होती हैं जिसे मासिक चक्र या मासिक धर्म या मासिक स्राव कहते हैं। यह चक्र 28 दिनों का चलता है। सामान्य स्थिति में प्रत्येक 28 दिन पर इसकी पुनरावृत्ति होती है। यह क्रिया पिट्यूटरी ग्रंथि को स्रावित हार्मोन्स के प्रभाव में होता है। मासिक चक्र के करीब 14वें दिन केवल एक परिपक्व अंडाणु अंडाशय से बाहर अंडोत्सर्ग द्वारा निकलता है। यह अंडाणु फैलोपियन नलिका में पहुंच जाता है। अंडोत्सर्ग के बाद फैलोपियन का बचा भाग पीले रंग का हो जाता है। इसे पित्त अंड कहते हैं। पित्त अंड अंतःस्रावी ग्रंथि से इसे एक हार्मोन जिसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है और इस हार्मोन्स का प्रभाव गर्भाशय की दीवार से होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो नर जनन हार्मोन्स है, जबकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स क्या है, मादा जनन हार्मोन्स। इसको याद रखिएगा, ठीक ना। अब 36 घंटे के भीतर अगर अंडाणु शुक्राणु निषेचित नहीं होता है तो यह नष्ट हो जाता है और टूटी हुई नष्ट अंडाणु 2 सप्ताह 14 दिन बाद योनि के द्वारा बाहर निकलते हैं। इस क्रिया को ही मासिक स्राव कहते हैं। यह स्राव करीब 3 से 5 दिन में समाप्त हो जाता है। अगर अंडाणु शुक्राणु निषेचित होने में सफल हो जाता है तो निषेचित अंडे का आगे विकास गर्भाशय में होने लगता है। गर्भधारण की पूर्ण अवधि में अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। स्त्रियों में 45 से 50 दिन की आयु में मासिक 50 से 45 वर्ष की आयु में मासिक चक्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। उसके बाद लैंगिक जनन संचयित रोग। लैंगिक जनन में मतलब होता है कि निषेचन से संचित रोग कौन कौन से। यौन संबंध से होने वाले रोग या संचित होने रोग निम्नलिखित हैं। ऐसे कई तरह के रोगाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं। ऐसे रोगाणु मनुष्य की योनि, मूत्र मार्ग जैसे अंगों, मुख गुदा जैसे स्थानों, नम और ऊष्म वातावरण में बढ़ते रहते हैं। मनुष्य में होने वाले प्रमुख रोग निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है बैक्टीरिया जनित रोग है गोनोरिया, सिफिलिस और यूरेथ्राइटिस और सर्विसाइटिस। और वायरस जनित रोग कौन कौन से हैं? सर्विक्स कैंसर है, हर्पीज है, एड्स है और एड्स HIV के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, चलिए अब है प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से? ट्राइकोमोनियासिस है। जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या को सीमित रखना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। परिवार नियोजन जनसंख्या का नियंत्रण किया जाता है। परिवार नियोजन द्वारा किसका नियंत्रण किया जाता है? जनसंख्या का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है ना। आगे है कि संतानोत्पत्ति निम्नलिखित उपायों से नियंत्रित की जा सकती है। पहले प्राकृतिक वृद्धि विधि है। कहा कि मासिक स्राव 14वें दिन के समीप उसे आगे दिनों में संभोग से दूर किया जाए तो निषेचन नहीं होगा। कहने का मतलब है कि संभोग की क्रियाओं में जो है नियंत्रण करके भी क्या किया जाता है, इससे छुटकारा पाया जाता है। और ये लास्ट जो है हमारा टॉपिक है, यांत्रिक विधि में क्या होता है, इसमें पुरुष कॉन्डोम का उपयोग कर स्त्री के डायाफ्राम या कॉपर टी लूप जैसे परिवार नियोजनों के साधनों को अपनाकर अंडाणु को निषेचित नियंत्रण किया जा सकता है। रासायनिक विधियाँ, ऐसी विधियों में रसायन में गर्भ निरोधक साधनों, गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है। गर्भ निरोधक क्रीम, गर्भ निरोधक गोलियां इसमें अपनाई जाती है। सर्जिकल विधि क्या है? इसमें पुरुष तथा महिला नसबंदी मुख्य रूप से आती है, जो कि क्या होता है, अंडाणु तथा शुक्राणु को मिलने से रोकती है, जिससे गर्भधारण नहीं होता है। तो यहाँ तक तो हमारा रहा आज का पूरा सेशन हमने उठाया था। और A to Z जो है हमने रिप्रोडक्शन, जनन, पादप जनन से लेकर के ह्यूमन, अलैंगिक, लैंगिक सभी प्रकार के जनन को आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।